हम्म, ठीक। नाजरीन, सीख विजडम विद एजाज के प्लेटफॉर्म से आप सबको सलाम। दुनिया भर में हिजरत होती है, हिजरत में हरकत होती है और हरकत में बरकत होती है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने पब्लिश की है, उसके मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 272 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, जो कि दुनिया की आबादी का 3.5% बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक 6 मिलियन पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं, जो कि पाकिस्तानी आबादी का 3% बनता है। पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के लिए डेस्टिनेशन कंट्रीज जो होती हैं वो मोस्टली गल्फ स्टेट्स, इंडिया, यूरोप और ख़ास तौर पर यूनाइटेड किंगडम और नॉर्दर्न आइलैंड एक नुमायाँ हैसियत रखते हैं। आज की डिस्कशन के लिए जो टॉपिक हमने रखा है वो है अंडरस्टैंडिंग माइग्रेशन सोशियोलॉजिकली, नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे साथ आज की सिटिंग में हैं डॉक्टर सरफराज खान साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू एजाज, थैंक यू डॉक्टर वेरी साहब मच। डॉक्टर साहब का तारुफ कराता चलूं। करंटली डॉक्टर सरफराज खान साहब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट भी कर चुके हैं। उसके साथ साथ रीविजिटिंग माइग्रेशन इश्यूज इन पाकिस्तान जो कि एक किताब है, और दूसरा किताब जो है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एंड एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान इन सोसाइटी, इस किताब की को एडिटरशिप के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब प्रोफेशनल ग्राउंड पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ वुपर्टल जर्मनी, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी, थाईलैंड और स्पेन से ट्रेनिंग और कोर्सेज कर चुके हैं। मुख्तसरन डॉक्टर साहब फैकल्टी मेंबर के साथ साथ एक अच्छे रिसर्चर, को एडिटर और एक शफीक इंसान है। सर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया एजाज, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया है आज डिस्कशन के लिए। सर, अभी मेरे ख्याल में बढ़ते हैं सवालात की तरफ। जी जरूर। सर, हमें यह समझाएं कि माइग्रेशन, जिसे आम हरूफ में हिजरत कहा जाता है, इसको सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझाएं, और उसके साथ साथ ये भी हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से आंसर और एलिमेंट्स हैं जो कि माइग्रेशन के लिए आमादा करते हैं। जो हिजरत है या माइग्रेशन है, ये बहुत पहले से है। जब से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लोग आबाद हैं इस दुनिया में, उस वक्त से हिजरत जो है वो रही है उनका एक फेवरेट जो है चीज। उसकी वजह यह है कि हिजरत की कुछ रीजंस होती हैं। एक जगह से दूसरी जगह जो है जाना, हिजरत करना या मूव करना, वो विदाउट एनी रीजंस नहीं होता है। उसमें अगर हम इन चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज थी जो हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, कि एक जगह से दूसरी जगह जो लोग थे वो जाते थे और उसमें वो देखते थे वाटर रेजरवायर्स जहाँ पे पानी अवेलेबल हो, पीने के लिए हो या खेती बाड़ी के लिए हो, या फिर उनके पास खुराक के जो जरा जखायर हैं वो अवेलेबल हों। क्योंकि शुरू में तो हार्टिकल्चरिंग इतनी ज्यादा नहीं थी या एग्रीकल्चर नहीं थी, तो हम क्या करते थे, जो नेचुरली अवेलेबल स्टॉक ऑफ फूड होता था हम उसको ही कंज्यूम करते थे या कलेक्ट करते थे, या कुछ जगहों पे उसको प्रिजर्व करते थे जहाँ पे हेजोडियस इन्वायरमेंट होता था और फूड ज्यादा देर तक रह नहीं सकता था। तो इस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह, फिर हमारे पास कुछ पेस्टोरल सोसाइटीज भी रही हैं जिनमें वो अपने एनिमल्स के साथ उनके ग्रेजिंग के लिए हर्डिंग की सूरत में वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। मौजूदा दौर में जो हिजरत है
उसमें बहुत सारे हमें काम लोगों का नज़र आता है कि हिजरत क्यों हो रही है। उसमें 4 या 5 उसके पहलू हैं, जो ये बताते हैं कि हिजरत इस वजह से होती है। पॉवर्टी सबसे बड़ी जो गुर्बत है, वो बड़ी रीज़न्स में से हिजरत की जाती है पूरी दुनिया के अंदर। आप देखें तो हमेशा फ्लो जो है माइग्रेशन का, वो पुअर कंट्री से रिच कंट्रीज़ की तरफ नज़र आता है। हालाँकि होना तो ये चाहिए था कि जहाँ पे स्टॉक ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे रिसोर्सेज़ को जनरेट किया जाए और उन रिसोर्सेज़ से उस स्टॉक ऑफ पॉपुलेशन के ज़रिए हम ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकें। लेकिन इसका उल्ट हमें नज़र आता है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में अपॉर्च्युनिटीज़ कम हैं और जो पॉपुलेशन या यूथ पॉपुलेशन है वो डिविडेंड है, वो इज़ाफ़ी है और इस जो यूथ है इसको यूटिलाइज़ करने के लिए जहाँ पे वैक्यूम अवेलेबल है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती, तो यहाँ से लोग चले जाते हैं। उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं कि पॉवर्टी को कम करने के लिए भी यहाँ पे काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारे लोग काम बात कर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि पॉवर्टी के साथ और भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, तो पूरी दुनिया के अंदर यहाँ से लोग गए हैं क्योंकि पिछले 4-5 डेकेड्स में यहाँ पे क्राइसिस रहा है। सो कॉन्फ्लिक्ट या वार जो है वो भी एक रीजन हो सकती है। विद इन दी पाकिस्तान आप देखते हैं तो इंटरनल माइग्रेशन भी होती है जो विद इन दी कंट्री बाउंड्रीज लोग मूव करते हैं। जैसे आप हिली एरियाज की बात करते हैं तो वहां पे जब सर्दी ज्यादा आती है तो उसकी वजह से लोग नीचे वाले इलाकों में चले आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने जो जानवर हैं उनको भी लेके आते हैं ताकि उन जानवरों को भी उस हैजोर्डियस एनवायरनमेंट से बचाया जा सके। और हमें सैचुरेशन नज़र आती है, बहुत सारे जैसे इस्लामाबाद है वहाँ पे रहने के लिए या जो रेंट के ऊपर है घर वो नहीं मिल रहे होते हैं सर्दियों में क्योंकि ऊपर से कश्मीर वाली साइड से या मरी वाली साइड से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनमें सोशल रीजंस भी हैं, कल्चरल रीजंस भी हैं, जिनकी वजह से कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं जिनकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। लेकिन माइग्रेशन की कुछ नेचर्स हैं, इसको हम इंटरनल माइग्रेशन भी कहते हैं जो कंट्री के अंदर होती है और एक इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं जो कि कंट्री से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्रॉस कंट्री जो माइग्रेशन है या इंटरनेशनल या ट्रांसनेशनल माइग्रेशन भी हम उसको कहते हैं। जी एजाज। सर थैंक यू, एक डिटेल्ड आपने पर्सपेक्टिव दिया माइग्रेशन के हवाले से। सर आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हिजरत में बरकत होती है, इस बात से आप किस हद तक सहमत करते हैं? अगर कुरान पाक के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो जनरली 17 ऐसी सूरतें हैं, 17 ऐसी सूरह कराम हैं जिनमें हिजर लफ्ज़ की रूट्स नज़र आती हैं। अगर आप इस तनाज़ुर में हमें कुछ बताएँ तो। डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हिजरत में बरकत है और उसका एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है जिसके हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो डिवाइन लिटरेचर है लाइक कुरान पाक है या बाकी जितने भी लिटरेचर हैं, रिलीजियस लिटरेचर्स हैं, जो ऑथेंटिक रिलीजियस लिटरेचर्स हैं, उनमें हिजरत के ऊपर बहुत सारी बात हुई है और हिजरत प्रैक्टिकली हजूर पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की और बाकी लोगों ने भी मुख्तलिफ अदवार में हिजरत करते रहे। और उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रिलेट करती है वो हम ये लर्न करते हैं कि जब आप हिजरत करते हैं तो उससे आपको फायदा होता है, आपकी फैमिली की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होती है, आपकी लर्निंग बढ़ती है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती हैं। जैसे आपने हिजरत की है सिंध से तो आप इस्लामाबाद में आए हैं, मैंने पंजाब से हिजरत की है तो इस्लामाबाद में आया हूँ। तो कुछ रीजंस थी जिनकी वजह से हम हिजरत करके आए और हमने कुछ गेन किया है, किसी एक पोजीशन तक हम पहुंचे हैं। तो हमारी जो ये थ्रस्ट है टू गेन समथिंग, टू अचीव समथिंग, वो इस हिजरत के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम ना करके आते तो हम उन्हीं लोगों की तरह जो हमारे ओरिजिन के ऊपर वहां पे रहते हैं, जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं वहां पे ही होते हैं। दूसरा, आप जब नई जगह के ऊपर जाते हैं बहुत सारी नई चीजें लर्न करते हैं, नए कल्चर को लर्न करते हैं जो आपके रवैयों के अंदर तब्दीली लेके आता है, जो आपको ये समझाता है कि आपको सिर्फ इस तरह से नहीं रहना है, दूसरे लोगों को देख के आप उस तरह से अपने आप को चेंज करते हैं और आपकी वो जो पर्सनालिटी में चेंज आता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है आपके अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी इकोनॉमिक गेन्स के लिए। तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, जैसे आपने पहले
बताया हमें कि 272 मिलियन लोग हैं। जी तो ये सर। 272 मिलियन वो लोग हैं जो बर्थ कंट्री से बाहर हैं, किसी मतलब ओरिजिन से रिलोकेट हुए हैं, और उसमें ज्यादातर जो हैं, हमें 80 से 90% लोगों का ये अंदाजा है कि वो लोग हैं जो सिर्फ पॉवर्टी से एस्केप के लिए गए हैं। जो उनका जाने का मकसद है वो अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इस वजह से जो हिजरत है वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी सूरत में, आप इंडिविजुअल हैं या फैमिली है, तो उनके लिए फायदामंद हो रही होती अच्छा सर। है। सर यहाँ पर हम ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि ये जो हिजरत होती है वो बाय फोर्स भी होती है, जैसे आईडीपीज होते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स होते हैं, हम्म, हम्म। या ऑप्शनल भी होती है और विल के हिसाब से भी होती है, वो कैसे होती है? देखें, इनवॉलेंटियर माइग्रेशन जो है वो काफी ज्यादा है, पूरी दुनिया के अंदर है। हमें पिछले कुछ सालों में नजर आता है कि जो मुस्लिम्स हैं फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम द बर्मा, वो हैं, कश्मीरीज हैं, इधर हमें अफगानीज नजर आते हैं, तो वो लोग अपने ओरिजिन से रीलोकेट हो रहे हैं दूसरी जगहों के ऊपर उस क्राइसिस से एस्केप करने के लिए, या विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान भी अगर आप देखते हैं तो हमने भी बहुत सारे क्राइसिस जहाँ पे टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में या बाकी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बाय चॉइस है तो वो लोग रेशनली उसको देखते हैं, वो उसके बारे में एनईएलएम मॉडल जो है वो अप्लाई होता है कि लोग पहले सोचते हैं, वे करते हैं कि कहाँ बेहतर है, वहां जाना चाहिए। लेकिन अगर ऑल ऑफ सडन आपको मूव करना है, इनवॉलेंटियर है, क्राइसिस सिचुएशन आ गई है, उसकी वजह से आपको मूव करना है, तो देन वो फैमिलीज बहुत मुतासिर होती हैं। आपको पता है, अगर हम उन फैमिलीज को ऑब्जर्व करते हैं जो कैंप्स के अंदर गए हैं, रहे हैं, और उनके बच्चे कितने मुतासिर हुए हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है, या उनकी सोशल ग्रूमिंग है, या उनकी जो सिचुएशन उन्होंने फेस की है, वो क्राइसिस है। और बहुत सारे लोग ऐसे क्राइसिस को पाकिस्तान के अंदर भी फेस कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस भी हैं जिनको इनवॉलंटियर माइग्रेंट्स कहते हैं, जो विद इन द कंट्री बाउंड्रीज रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा सर। सर, जिस तरह ह्यूमन माइग्रेशन होती है उसी तरह और जितनी भी स्पीशीज हैं इस रुए ज़मीन पर, उनकी भी कोई माइग्रेशन होती है? अगर होती है तो वो किस लेवल तक और कैसे होती है? देखें, हमें बर्ड्स की माइग्रेशन हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं। पाकिस्तान एक डेस्टिनेशन है ऐसे बर्ड्स के जो कि सेंट्रल एशिया से या आगे रशिया से, या ऐसे जहाँ पे कोल्ड विंड्स होती हैं या बर्फानी एरिया हैं जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है, वहां से वो ना सिर्फ बर्ड्स बल्कि एनिमल्स भी मूव करते हैं। जैसे और सर उसकी साइबेरियन बर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर। बहुत ज्यादा आते हैं। जी सर। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, ये बाकी कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। इस तरह का एक जो साइकिल है उसको फ्लाईवेज उनका कहते हैं। वो फ्लाईवेज जो हैं वो सीजनल है। जब भी वहां पे विंटर आएगा, उस विंटर में वहां से लोग, वो जो बर्ड्स हैं वो मूव करेंगे, या एनिमल्स हैं जो मूव करेंगे। इसके अलावा दूसरी और रीजंस भी हैं। जब उनके पास वहां पे प्रोटेक्शन नहीं है या जो एक सूदिंग एनवायरनमेंट नहीं है, वो करेंगे। फूड एक और जो स्टॉक ऑफ फूड अवेलेबल है वहां पे, अगर वो श्रिंक होता है, या वाटर रिजर्वायर्स हैं वो श्रिंक होती हैं, तो इस वजह से एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं, इसके ऊपर बहुत बड़े रिसर्चेज हैं जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज में हैं, और उसने उन रेशनैलिटीज को ऑब्जर्व किया है, मैन्यूटली ऑब्जर्व किया है कि क्या क्या रीजंस हैं और किन किन इलाकों से जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं मूव करते हैं और किन इलाकों में जाते हैं, और उन्होंने उसको एनवायरनमेंट के साथ या अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक ऑफ फूड है उसके साथ उन्होंने रिलेट किया हुआ है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज नहीं बल्कि बाकी स्पीशीज भी जो हैं वो सीजनली माइग्रेट करते हैं। ह्यूमन भी सीजनली माइग्रेट करते हैं, लेकिन ह्यूमन और भी वजूहात हैं जिनकी वजह से माइग्रेट करते हैं। जैसे हम पॉवर्टी की बात कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, और इसके अलावा भी और रीजंस हो सकती हैं। सर, सर माइग्रेशन के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज भी पेश की गई है, जैसे कि जी, रेवेनस्टीन बिल्कुल। की लॉ ऑफ माइग्रेशन है, ग्रेविटी हम्म, मॉडल है, हम्म, और स्टोफर्स थ्योरी ऑफ मोबिलिटी है, और लीज थ्योरी है।
और इनके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं माइग्रेशन से रेलिवेंट। तो बिल्कुल। हमारे नाजरीन को सादा अल्फाज में कुछ इन थ्योरीज के हवाले से अगर हम लिंक अप करें माइग्रेशन के साथ तो। देखिए, हम अगर इनको वन बाय वन देखते हैं तो रेविनस्टाइन का जो लॉ ऑफ माइग्रेशन है, 2 बुक्स उन्होंने या 2 आर्टिकल्स जिनको हम कहते हैं वो पब्लिश किए थे। रेविनस्टाइन जर्मन ज्योग्राफर थे जो कि फ्रैंकफर्ट में पैदा हुए थे, लेकिन इंग्लैंड में ज़्यादातर उन्होंने रिसर्च की है। जो माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन है उसके ऊपर उनका काम है। और उनका जो लॉ है वो अभी भी यूज़ होता है, जो कि लोगों को मोटिवेट करता है कि आप स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में जाएँ। और जो उसका मेजर क्रक्स था वो ये था कि जो माइग्रेशन है वो शार्टर होती है। और ज़्यादातर वो लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, जो यंगर इन एज हैं, एडल्ट हैं या और मेल हैं। तो जेंडर वाइज़ भी, एज वाइज़ भी उन्होंने बताया है। और अपॉर्च्युनिटीज़ की भी बात की है कि अर्बन सेंटर्स के अंदर जाते हैं। और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि जो अर्बन सेंटर्स हैं, वो इस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, वो कि जी लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं या वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है या बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, रादर देन वो ये कहते हैं कि माइग्रेशन की वजह से भी जो अर्बन सेंटर्स हैं वो ग्रो, जैसे साउथ एशिया के अंदर अगर देखते हैं, तो कराची, इस्लामाबाद जैसे या लाहौर जैसे शहर हैं या हैदराबाद जैसे शहर हैं, वो हमें नज़र आता है कि पिछले 1 डेकेड के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। जिसकी वजह से बहुत क्राइसिस नज़र आता है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज़ हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये रेवनस्टाइन के मॉडल के ऊपर डिपेंड करते हुए हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी अर्बन सेंटर्स के अंदर, वहाँ पे लोग मूव करेंगे। और उसका जो एक पर्सपेक्टिव ये था कि ज़्यादातर मेल मूव करेंगे रादर देन फैमिलीज़। और लॉन्गर डिस्टेंस माइग्रेशन की वो बात करता है, जिसमें वो हमें बताने की कोशिश करता है कि उसमें बच्चे या औरतें वो इतनी ज़्यादा मूव नहीं करती हैं, रादर देन वो लोग जिनके पास एक फ़ोर्स है या एक लेबर करने की कैपेसिटी है या अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकते हैं या उस वैक्यूम को फ़िल कर सकते हैं जहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो वो करते हैं। ऑल्दो इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज़ जो हैं वो आई हैं और उन थ्योरीज़ ने बहुत सारी चेंजेज़ लेके आए हैं। जैसे लीज़ मॉडल है जो 1966 का है या थ्योरी ऑफ माइग्रेशन है। तो उसमें उन्होंने पुश और पुल फैक्टर्स की बात की है। पुश और पुल फैक्टर्स में वो बताते हैं कि जिस जगह पे आप रहते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं या वहाँ पे कुछ क्राइसिसेस होते हैं, वो आपको पुश करते हैं उस रीजन से दूसरे रीजन की तरफ जाने के लिए। वो जो अट्रैक्ट कर रही होती है चीज़ें जैसे हेल्थ है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, जॉब के बारे में है या और कुछ बेहतर रहने के तरीके हैं, तो उनकी वजह से लोग वहाँ से मूव करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा मूव नहीं कर पाता है। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, वो स्टक रहते हैं, उनके पास वो उन अपॉर्च्युनिटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए भी उन अपॉर्च्युनिटीज़ को कैपिटलाइज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक कैपेसिटी चाहिए, आपको एक विल चाहिए, उसके लिए आपके पास पैसा चाहिए है, आपको रिस्क लेना होता है, तो हर एक बंदा उसमें रिस्क नहीं ले पाता है। उसमें कुछ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स भी हैं, जो कि वेरी करते हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल, फ्रॉम वन सोसाइटी टू अदर सोसाइटी, फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अदर कम्युनिटी। इसके अलावा ग्रेविटी मॉडल भी है। ग्रेविटी मॉडल न्यूटन्स मॉडल के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेसिकली। और वो हमें ये बताता है, बेसिकली ग्रेविटी मॉडल जो है वो ड्राइव किया गया था ये इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में या ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में या शॉपिंग के कॉन्टेक्स्ट में, और ये अर्बन जियोग्राफी की डोमेन के अंदर आ रहा है। उसमें ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने अर्बन सेंटर के अंदर कहीं पे भी कोई लोगों के लिए फैसिलिटी लाइक शॉपिंग मॉल्स हैं या शॉपिंग के लिए या बिजनेस के लिए या ट्रेड के लिए कोई चीज बनानी है, तो आप देखेंगे कि वहां पे कम्यूट कितनी है, कितने लोग मूव करते हैं या वो कनेक्शन कैसे डेवलप हो सकता है। इसलिए शॉपिंग सेंटर्स को सेंटर के अंदर बनाया जाता है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो। तो इसका वो जो फ्लो है उसके साथ जो माइग्रेटरी फ्लो है या लिंक है एक कम्युनिटी का एक दूसरी कम्युनिटी के साथ या एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करने की कैपेसिटी है, उसको सामने रखते हुए
जो ग्रेविटी मॉडल है उसको, स्टॉफर्स थ्योरी भी है। स्टॉफर्स थ्योरी जो है उसमें बेसिकली नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है या अपॉर्चुनिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो ली के साथ रिलेट करती है या रेवनस्टाइन के मॉडल के साथ। उन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए लोग जो हैं, जो अगर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, लेट्स से पाकिस्तानीज ये कहते हैं हमारे लोग कि जी कनाडा के अंदर इमिग्रेशन ओपन है, वहां पे पॉपुलेशन कम है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, या ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो जितनी भी स्कीम्स हैं या एजुकेशन के लिए भी लोग जाते हैं, जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं माइग्रेंट्स के तौर पे, तो ऐसी सॉफ्ट डेस्टिनेशंस की तरफ जाते हैं जहां पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। पहले यूके था, लेकिन यूके में अब ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि लोग अवेलेबल हैं, इस वजह से उन्होंने पॉलिसीज को भी सख्त कर दिया है। उससे पहले ग्रीन कार्ड स्कीम था, लॉटरी सिस्टम था यूएस का, वो भी अब पाकिस्तान के लिए खत्म हो, क्योंकि पाकिस्तानी ऑलरेडी वहां पे ज्यादा हैं जिन्होंने उस चीज को कैपिटलाइज किया था। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि लोगों को, जैसे यूएई है या गल्फ रीजन है, तो उसमें देखते हैं 70s से हम ज्यादा यहाँ से मिडल ईस्ट के लिए लोग जा रहे हैं, यहाँ से इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज थी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वहां पे हुई, ऑयल पंपिंग स्टार्ट हुई, तो बहुत सारे लोग मैनुअल लेबर के लिए गए वहां पे, कुछ बाद में स्किल लेबर के लिए भी गए। तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो हमारी जो आप बता रहे हैं 6 मिलियन लोग जो हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, उस 6 मिलियन का तकरीबन 70 to 80% जो है वो गल्फ रीजन के अंदर है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी। और दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो भी मैटर करता है, ट्रैवल करने के लिए अपॉर्चुनिटी और जो बाकी फैसिलिटीज अवेलेबल वो भी। जी जा सर सर बहुत डिटेल्ड आपने ब्रीफ दिया इन चीज़ों पर। सर अगर पिछले 2 डिकेड्स की अगर बात करें पाकिस्तानी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक उनकी रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है, रूरल सेटिंग से मूवमेंट काफ़ी हुई है अर्बन सेटिंग्स में। तो इसमें अगर सोशियोलॉजिकली अगर हम देखें तो हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक चैलेंज हुए हैं। फॉर सपोज़ रूरल एरियाज़ में जो एक सिंपल सिटी का जो डोमेन था, उसकी जगह अभी अगर करंटली अगर आप जाएँगे तो वो मटीरियलिज़्म में काफ़ी कन्वर्ट हो चुका है। रूरल एरियाज़ की वो चीज़ें आज से जो 2 डिकेड्स पहले थी वो नहीं रही, वो सेमी अर्बनाइज़्ड ज़ोन्स बन गए एक हवाले से देखा जाए तो। तो आप सर इसको कैसे देखते हैं माइग्रेशन? देखिए, रूरैलिटी की डेफिनेशन तो वेरी करती है हर जगह, पूरी दुनिया में। जो रूरल एरियाज हैं उनको हमेशा बैकवर्ड एरियाज ही कहा गया है, या उनको फैसिलिटीज लेस एरिया कहा गया है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं उन्होंने अपने रूरल एरियाज को भी डेवलप किया है ताकि माइग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। मूवमेंट जो पीपल्स की है फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेंटर, वो कंट्रोल की जा सके। कुछ कंट्रीज ने तो एक इनोवेटिव वे में कि अर्बन पॉपुलेशन के ऊपर भी एक चेक लगा दिया है, इतने अगर लोग हो जाएंगे किसी एक अर्बन रीजन के अंदर, अर्बन सेंटर में, तो लोग वहां, क्योंकि फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन जो आप ये कह रहे थे कि वैल्यूज चेंज हो रही है, तो वैल्यूज चेंज होती हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि ट्रांजिशन आती है। उस ट्रांजिशन की वजह से बहुत सारी, अब एक्सपोजर है एजुकेशन की तरफ, अगर एक्सपोजर होगा लोगों का और अर्बन सेंटर्स के साथ इंटरेक्शन होगा, तो वो जो इंटरेक्शन है, जो एक्सपोजर है, वो चेंज लेके आ गया, और उस चेंज के एजेंट्स वही लोग होंगे जो उस सिचुएशन पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। हम पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि अगर रूरल एरियाज के अंदर फैसिलिटीज नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो चैलेंजिंग होगा उन लोगों के लिए कि अगर वो वहां पे ही रहेंगे, वो क्राइसिस फेस करते रहेंगे। लेकिन वो अर्बन सेंटर्स की तरफ जाएंगे, या नया एक्सपोजर होगा या नई लर्निंग होगी, लेट्स से एजुकेशन हासिल करते हैं, नया नॉलेज आता है, या कोई ऐसी बिजनेस स्टार्ट करती है जो कि पहले वहां पे नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उससे उनकी ग्रोथ हो रही है, बाकी लोगों की ग्रोथ हो रही है, तो उससे उनको फायदा हो रहा है। या एग्रीकल्चर जो है उसको टेक्नोलॉजी के जरिए आप इनोवेट करते हैं, तो उससे ग्रोथ आपकी बढ़ाते हैं, तो वो फायदा है उस लोगों के लिए। नेगेटिव इस तरह से है कि जो नॉर्म्स वैल्यूज हैं वहां पे, वो चैलेंज हो रही हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है।
हॉस्पिटैलिटी उस तरह से हॉस्पिटैलिटी नहीं रही है। जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ड्रेस कोड है या ऑनर की चीजें हैं वो उस तरह से नहीं हुई हैं, वो चेंज होती जा रही हैं। लोग डिफरेंट वे में, या जो मैरिजेस के पैटर्न्स हैं उनको चेंज किया जा रहा है, या जो हमारे एग्रीकल्चर का जो सेपी सिस्टम है, या जो वर्कर्स हमें वहां पे वैसे पहले मिलते थे वो अब उस तरह से नहीं मिल रहे, क्योंकि वर्किंग क्लास भी एजुकेशन हासिल कर रही है, वो शिफ्ट हो रही है वहां से जॉब्स की तरफ जा रही है और बाकी चीजें। सो इसके दोनों फ्लेवर्स आपको नजर आते हैं कि माइग्रेशन की वजह से कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन कुछ हमारी जो रिवायात हैं या रस्में हैं वो चेंज भी हो रही हैं। जी एजाज। सर 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 अभी अगर हम देखें तो हमारी जो पाकिस्तानी डायोस्पोरा है, ग्लोबल लेवल पर वो वहाँ पर एंगेज्ड हैं किसी न किसी तरीके से, तो हम्म। उनको मजीद एंगेज कैसे किया जा सकता है उन कम्युनिटीज में? वेरी राइटली यू पॉइंटेड आउट दिस थिंग कि जी किस तरह से जो डायस्पोरा है वो किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है। हमें छोटे छोटे कंट्रीज को दुनिया में उनकी एग्जांपल्स मिलती हैं। हमें नजर आता है कि वो कंट्रीज अपने जितनी भी एम्बेसीज अब्रॉड होती हैं जहाँ पे उनके जो डायस्पोरा है, जो लोग उनके उस मुल्क से बिलोंग करते हैं वहां रहते हैं, तो वो उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं। वो डेवलप कोऑर्डिनेशन ऑफ डेवलपमेंट है, वो कोऑर्डिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अभी हम पाकिस्तान में देखते हैं कि हमारे पास बाहर से इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ क्राइसिस प्रिवेल कर रहा है। हमारे यहाँ का इंश्योरिटी नहीं है कि उनका बिजनेस जो है यहाँ पे ग्रो करेगा, या टैक्सेशन के लिए या बाकी चीजों के लिए उनको प्रॉब्लम्स फेस कर, या हमारे यहाँ रेड टेपिज्म है, किसी नए बिजनेस को, नए इन्वेस्टमेंट्स को अगर आना है, जैसे एनजीओज हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है, या प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है, इन्वेस्टर्स बहुत कम आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम अपने ही लोग जो बाहर गए हुए हैं उनको पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हैं और वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के लिए यूटिलाइज करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से एक बेहतर मॉडल होगा। जैसे हमें केरला स्टेट के अंदर नजर आता है, उनका जी एचडीआई माइग्रेशन की वजह से चेंज हुआ, रिमिटेंस की वजह से चेंज हुआ। वहां पे कॉटेज इंडस्ट्री आई, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बहुत सारी चीजें एस्टेब्लिश हुई। तो वो स्टेट का एक नया फेस हमें नजर आता है। ये वो फेस नहीं है जो 1960s में था, अब नया फेस है जो कि इंडिया का एक कह सकते हैं कि वो एक न्यू फेस है केरला की सूरत में। अफ्रीका के अंदर है, मैक्सिको के अंदर है। तो हम इस अपॉर्चुनिटीज को, हमारे पास 6 मिलियन आप कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है वो कहता है कि ओवर 10 मिलियन पाकिस्तानीज जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो रहते हैं बाहर। अगर हम उन ओवर 10 मिलियन को अच्छे तरीके से उनके साथ लिंक्स को ब्रिज करें, पहले वो तकरीबन $21 बिलियन भेज रहे हैं पर एनम, हर साल $21 बिलियन आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ 88 बिलियन है। अब 88 बिल्कुल। बिलियन और 21 बिलियन काफी डिफरेंस है। तो हम उस तरह से एंगेज कर सकते हैं, या फिर हम स्टेट की तरफ से लोगों को बाहर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी तरफ भेजें। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उन अपॉर्चुनिटीज को और कैपिटलाइज करे अपने लोगों, जैसे कुवैत के साथ हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, बाकी जगहों के साथ भी हमें एग्रीमेंट करने चाहिए। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज कम है, जैसे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, जो वाटर है, सिर्फ वाटर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो इन फैसिलिटीज में डायस्पोरा कैन इन्वेस्ट। और हमें इंडियन पंजाब में भी नजर आता है, हमें केरला स्टेट के अंदर भी नजर आता है, बाकी स्टेट्स के अंदर भी नजर आता है कि डायस्पोरा ने अपनी लोकल कम्युनिटीज के लिए डेवलपमेंट की है। जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं वो इंस्टॉल की हैं, रोड्स, पेमेंट ऑफ रोड्स जो है वो पक्के रोड्स बनाए हैं, या एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने वहाँ पे स्कीम स्टार्ट की हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ रूरल एरियाज में, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है। तो हम इस लिंक को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, और ज्यादा जो फॉरेन मनी है पाकिस्तान में ला सकते हैं, जो कि हमारे लोगों के लिए बेहतर होगा। इसलिए ज्यादा। सर सर अभी अगर आपकी इजाजत से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अगर कोई आए तो उनको फिर हाँ देख लेते जरूर हैं। जरूर जरूर जरूर, क्वेश्चन लें प्लीज।
سر یہ ایک کمنٹ ہے محمد بلال ہنگور جو دس آرٹیکل ایمس ٹو ایگزامائن سم آف دی ڈیفیکلٹیز آف تھیوری فارمیشن ان انٹرنیشنل مائگریشن اسٹڈیز سجیسٹ. یہ کسی آرٹیکل کو بیس بنا کر پھر وہاں سے کچھ کوشچن نکالنے کی کوشش کی ہے, آرگومنٹ کوئی دینا چاہ رہے ہیں. The starting point is examination of dominant perception of migration as a problem. This is followed by discussion of some of obstacles to theoretical advancement. I argue that a general theory of migration is neither possible nor desirable, but that we can make significant progress by reinventing. سر یہ کسی آرٹیکل کو بیس بنا کر کچھ اپنی پوائنٹ دینا چاہ رہے تھے. اب اس کے بارے میں تو ہم آرٹیکل کو دیکھیں گے تو بتا سکیں گے, لیکن جو مجھے یہاں سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, جو وہ یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا ہمیں ہمارے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی تھیوریٹیکل ایڈوانسمنٹ ان مائگریشن اسٹڈیز. دیکھیں مائگریشن اسٹڈیز کوئی ایک سیپریٹ ڈسپلن نہیں ہے, یہ امبیڈڈ ہے مختلف ڈسپلنس کے ساتھ. جیوگرافی کے اندر ہے, اکنامکس کے اندر ہے, سوشیالوجی میں ہے, اینتھروپولوجی میں ہے, جینڈر اسٹڈیز میں, ہسٹری میں. تو مختلف ڈسپلنس ہیں جو اس کے اندر امبیڈ ہو رہے ہیں, اور اس لیے جیسے سوشیالوجسٹ ہیں تو انہوں نے ارلی 50s میں 60s میں بہت سارا کام کیا مائگریشن کے اوپر, اور انہوں نے سوشیالوجی یا مائگریشن کے اوپر کام کیا کہ کس طرح سے ہم اس فینومنا کو سوشیولوجیکل کانٹیکسٹ میں لے کے, جو آپ کا ٹاپک بھی ہے آج کا جس کے اوپر آپ نے بات کی ہے. تو دیکھیں یہ ایک سوشیولوجیکل فینومنا ہے. سوشیولوجیکل تھیریز کو ہم مائگریشن کے اندر یوز کر سکتے ہیں. فار انسٹنس جو لوگ ہیں وہی موو کر رہے ہیں, ان کے بیہیویئرز میں چینج آ رہے ہیں, ان کی جو کیپیسٹیز ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, ان کے پاس ریمیٹنس آ رہا ہے, ان کے پاس جو انفلو آف منی ہے وہ آ رہی ہے, اس کی وجہ سے ان میں چینجز آ رہی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو موبلٹی ہے وہ ورٹیکل موبلٹی جو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں, جو کہ کلچرل گول ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر لوگوں کا, کہ کس طرح سے وہ اپنی موبلٹی کو اچیو کرتے ہیں. تو یہ ایک انسٹنٹ سولوشن ہے کہ اس کو ہم لے کے آ سکتے ہیں. سو سوشیولوجیکل تھیریز, اکنامکس کی تھیریز, باقی تھیریز ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. ہاں آئی ایگری ود دیٹ کہ ایک مائگریشن کی تھیری جو کمپریہنسو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنے, اس کی ڈیولپمنٹ, جیسے میسی ایٹ آل نے بھی 1994 کے آرٹیکل میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہیں جو جنرل تھیری کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں, لیکن وہ ہم اس طرح سے کانسٹیٹیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں جو تھیری آف مائگریشن ہے اس کو. سر ابھی زہیب علی لاشاری صاحب کا کوشچن ہے, پلیز ڈسکس برین ڈرین. ہاں جی زہیب, بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور کویسچن بھی آپ نے تھرو کیا. برین ڈرین بہت بڑا فینومنا ہے اور ہمیشہ لیبل کیا جاتا ہے جو کنٹری آف ڈیسٹینیشن ہوتے ہیں ہمارے ان کو, یا ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو, کہ وہ انوالو ہیں برین ڈرین میں, کہ لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں یہاں سے, کہ جو اسکلڈ لوگ ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا آج کل جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, وہ باہر جائیں اور وہاں جا کے سرو کریں. نو ڈاؤٹ یہ برین ڈرین ہے, لیکن اس برین ڈرین سے فائدہ ہو رہا ہے جو کنٹری اور اوریجن ہے ان کا. اگر ڈاکٹرز یہاں سے جا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ ریٹرن بھی کر رہے ہیں, وہ چینلائز کر رہے ہیں ریمیٹنس کو, نالج کو, جو سوشل ریمیٹنس کا پارٹ ہے, ورڈ ویو کو, جو باہر کا ورڈ ویو اس کو شیئر کریں. تو برین گین بھی ہے جو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے برین ڈرین کا, وہ برین گین ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ان سے لرن کر رہے ہیں. لیکن ایٹ لارج دیکھا یہی گیا ہے کہ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کے اندر جب لوگ چلے جاتے ہیں تو ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. لوگ جو ہیں جو اپرچونٹیز کو اچھے طریقے سے یہاں پہ اس کنٹری کے لیے سرو کر سکتے ہیں وہ اس طرح نہیں سرو کر پاتے ہیں, اور ان جو برائٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں ان کو باہر لے جا کے وہاں پہ ان کی سروسز کو یوز کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ آپ اگر امریکہ کی بات کرتے ہیں تو نیو بزنسز جو ہیں یا اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ زیادہ تر مائگرینٹس ہی کرتے ہیں, وہ انوویٹیو آئیڈیاز لے کے آتے ہیں, اور جتنی بھی بگ کمپنیز ہیں زیادہ تر مائگرینٹس نے یا سیکنڈ جنریشن مائگرینٹس ہیں انہوں نے اسٹیبلش کی ہیں. تو اس طرح ہمیں بہت ساری ایگزامپلز نظر آتی ہیں کہ وہ اگر لوگ اپنے اوریجن میں ہوتے وہ شاید اس کنٹری کو زیادہ فائدہ ہوتا. جی سر ابھی ایک اور لاسٹ کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں. سر یہ جو مائگرینٹ اسمگلنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ازائلم سیکرز ہوتے ہیں
अगर इस फैक्टर को अगर हम देखें तो यहाँ के जो माइग्रेंट्स जाकर कहीं बाहर जाकर असाइलम लेते हैं, तो इन चीज़ों को कैसे कॉन्टेक्सचुअलाइज किया जा सकता है, माइग्रेंट स्मगलिंग और असाइलम सीकर्स? देखिए, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इश्यू है, बहुत ही रेलेवेंट इश्यू है जो आजकल एग्ज़िस्ट करता है। पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं, जो कि एजेंट्स या माइग्रेंट स्मगलर्स या ह्यूमन स्मगलर्स के हाथों वॉलंटियरली या इनवॉलंटियरली जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। पाकिस्तान उन टॉप कंट्रीज़ के अंदर शुमार होता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग 3 लाख से 5 लाख लोग जो हैं वो सालाना बाहर जाते हैं, जो इर्रेगुलर वे है या गैर कानूनी तरीके से वो बाहर होते हैं। उसमें ज़्यादातर यूथ है जो जाती है, जो ट्रैप होती है, और उसकी भी रीज़न्स वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, वो पॉवर्टी ही रीज़न है, जो कि कंपेल करती है लोगों को, एस्केप लोग चाहते हैं इस पॉवर्टी से या अपनी फैमिली के लिए बेहतर रिसोर्सेज़ जनरेट करने के लिए लोग जाते हैं। बहुत सारे टफ चैनल्स हैं जिनके ज़रिए लोग जाते हैं, कुछ तो एयर चैनल्स के ज़रिए, एयर रूट्स के ज़रिए जाते हैं, कुछ क्रॉस कंट्री जो है ट्रैवल होता है उनका, बाय रोड ट्रैवल करते हैं, कुछ जगहों पे पैदल जाते हैं, कुछ जगहों पे गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। जैसे पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के ज़रिए ईरान में दाखिल होते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाते हैं, वहाँ से ईरान दाखिल होते हैं, फिर टर्की जाते हैं, टर्की से ग्रीस जाते हैं, ग्रीस से आगे फिर मूव करते हैं इटली की तरफ या स्पेन की तरफ या बाकी कंट्रीज़ जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ या माइग्रेशन ओपन होती है तो लोग वहाँ पे रजिस्टर होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस है और एक फुल ऑफ डिफिकल्टीज़ है, मुश्किलात से भरा हुआ है। कहने को आसान है, लेकिन इसमें जो ट्रांसनेशनल माफिया है, जो माइग्रेंट माफिया है, वो इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तानी माइग्रेंट स्मगलर होगा, फिर इरानियन होगा, फिर टर्किश होगा, आगे यूरोपियन होगा, और उनको हर स्टेप के ऊपर पैसे पे करना पड़ते हैं या मुश्किलात सामने आती हैं। बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, हमें बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियोज़ नज़र आती हैं जिसमें बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं, ऐसे लोग जो हैं एस्पायरेंट्स जो इल्लीगल वेज़ में बाहर जाते हैं, बाहर पहुँच भी जाएँ एजाज़, तो वहाँ मुश्किलात और ज़्यादा हैं। 2014 के बाद जो माइग्रेशन क्राइसिस वहाँ यूरोप में नज़र आ रहा है, अच्छा, जिसमें तकरीबन 1.5-2 मिलियन लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से, जिसमें सीरिया से ज़्यादा लोग हैं वो गए हैं। तो वहाँ भी सैचुरेशन है और वहाँ पे भी हेटेड है। लोग माइग्रेंट्स को अच्छा नहीं समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे रिसोर्सेज़ को आके श्रिंक करेंगे और हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो लोग के लिए हैं वो ये नॉन लोकल आके यहाँ पे उनको कैपिटलाइज़ करके हमारे लिए क्राइसिस क्रिएट, या कुछ जगहों पे क्राइम के अंदर माइग्रेंट्स या असाइलम सीकर्स जो इन्वॉल्व हैं। दूसरा, जो आप असाइलीज़ की बात कर रहे हैं या असाइलम सीकर्स की बात कर रहे हैं। तीसरा रेफ्यूजीज़ हैं। मैं असाइलम सीकर और रेफ्यूजीज़ को डिफरेंशिएट करूँगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। असाइलम सीकर्स वो इंडिविजुअल होते हैं जो अपनी एज़ ए इंडिविजुअल कैपेसिटी या एज़ ए फैमिली कैपेसिटी बाहर जाके असाइलम लेते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं। ऑन ग्राउंड्स, जो कि वर्ल्ड के अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के अंदर, चाहे वो रिलीजियस है, लिंगुअल है, रीजनल है या कोई और पॉलिटिकल है, तो वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर आप असाइलम लेते हैं और उसके लिए आपको एक पूरा चाहिए होता है, केस प्रिपेयर करना होता है और आपको उसके लिए एक प्रोसीजर है और वो भी इतना आसान नहीं है, लेंथी प्रोसेस है। और उस लेंथी प्रोसेस में कहीं कुछ कंट्रीज़ में 2 साल है, कहीं 4 साल है, कहीं 5 साल, उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चाहिए होते हैं और बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे सीरिया है तो उनके लिए अगर वहाँ से कोई उनका सर्टिफ़िकेट है या उनका आईडी कार्ड उनके पास है या पासपोर्ट है, तो वो सफिशिएंट है उनके लिए। लेकिन बाकी पाकिस्तान जैसे कंट्री से लोग जाते हैं तो इतना आसानी से असाइलम भी नहीं मिलता, क्योंकि लोग जानते हैं यहाँ तो ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है। लेकिन कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, चाहे पॉलिटिकली कुछ विक्टिमाइज्ड पार्टीज़ हैं या कुछ और लोग हैं जो रीजनल लेवल के ऊपर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या लिंगुअल हैं, तो उनको शायद असाइलम मिलने में आसानी होगी। लेकिन हर एक को असाइलम नहीं मिलती है। तीसरा, रेफ्यूजीज वो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ लोग हैं जो माइग्रेंट्स हैं या
इमिग्रेंट्स हैं जो किसी एक कंट्री में अपने कंट्री से एस्केप करके आते हैं क्राइसिस की वजह से। जैसे अफगानीज हमारे पास हैं 1.5 मिलियन, अभी कहा जा रहा है 4 मिलियन है, 1.4 मिलियन, हालांकि इससे बहुत ज्यादा तादाद है, 4.4 मिलियन या 4 से ज्यादा मिलियन, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ अनडॉक्यूमेंटेड हैं, तो उस वजह से भी क्राइसिस चल रहा है। अभी तक हमारे पास फिगर्स क्लियर नहीं है। ऐसे लोग पूरे ग्रुप्स हैं, पूरे फैमिलीज हैं जो आते हैं, तो इनमें डिफरेंशिएट होता है कि माइग्रेंट या asylum सीकर्स कौन हैं या रेफ्यूजीज। सर जी जी। हम बहुत मशकूर है कि आपने वक्त निकाला और एक माइग्रेशन के इशू पर एक डिटेल्ड इंसाइट पेश की। बहुत शुक्रिया एजाज। नाजरीन, इसी के साथ जो फॉर्मर यूएन जनरल सेक्रेटरी बान की मून के इन अल्फाज के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। माइग्रेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन एस्पायरेशंस फॉर डिग्निटी, सेफ्टी एंड बेटर फ्यूचर। अल्लाह निगहबान साहब। थैंक यू एजाज।